नमस्कार, दृष्टि है इसके इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। जैसा कि आप जानते हैं, आर्ट एंड कल्चर का रिवीजन हम लगातार करा रहे हैं। 2 एपिसोड पब्लिश हो चुके हैं और आज तीसरा एपिसोड है। तो आइए बिना समय गंवाए देखते हैं क्या है खबरें। पहली खबर हम लेंगे मियाँ समुदाय। पिछले एपिसोड में हमने बहुत सारी जनजातियों की चर्चा की थी, बहुत सारे समुदाय की चर्चा की थी। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। मियाँ समुदाय क्यों चर्चा में रहा? सबसे पहले ध्यान रखिए, मियाँ समुदाय जब भी आए ये असम से रिलेटेड है और असम में एक मियाँ संग्रहालय प्रस्तावित किया गया है, जिसके बाद विवाद पैदा हुआ। चार चापोरी में ये लोग रहते हैं, मियाँ समुदाय के लोग चार चापोरी में रहते हैं और इनकी संस्कृति और विरासत को दर्शाने के लिए एक संग्रहालय की मांग हुई थी। हालांकि सरकार ने उस पर जो जवाब दिया उसमें कहा कि इसकी जरूरत नहीं है। आगे समझेंगे कि क्या चीजें हैं। मियाँ संग्रहालय को गुवाहाटी के शंकर कला क्षेत्र परिसर में शामिल करने की बात हुई थी और इसी प्रस्ताव को लेकर विवाद हुआ था। चलिए समझते हैं एक एक पॉइंट क्या है। अब सबसे पहले समझते हैं मियाँ समुदाय के बारे में और चार चापोरी के बारे में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मियाँ समुदाय की जैसे ही बात है, आप समझिए अवैध जो प्रवासी बांग्लादेशियों की समस्या है उससे जुड़ा हुआ है मियाँ समुदाय। जब अंग्रेजों ने पहली बार असम पर अपना कब्जा किया 1826 के आसपास, तब से ये प्रवासी लोग यहाँ आने लगे असम के इलाके में। फिर 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो जो पूर्वी बंगाल का इलाका था वहाँ से बहुत सारे माइग्रेंट्स आने लगे इस तरफ। 1971 में जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और अब ये वाला इलाका बन गया बांग्लादेश, तब करीब करीब 10 लाख लोग इस तरफ आ गए इंडिया। और बाद में क्या हुआ कि असम में डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर चेंज होने लगा और इस बात को लेकर 78 के आसपास एक बड़ा आंदोलन असम में शुरू हुआ अवैध प्रवासियों को लेकर। 78 से लेकर करीब करीब ये 84-85 तक असम में बहुत ज़्यादा तनाव रहा। 83 में भीषण हिंसा हुई तो बाकी बहुत सारे लोग तो वापस चले गए, लेकिन मियाँ समुदाय के बहुत सारे लोग यहाँ पर रह गए। अब समझिए कि क्या हुआ। उसके पहले चार चापोरी समझिए क्या है। ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ा हुआ है चार चापोरी। चार बेसिकली एक फ्लोटिंग आइलैंड है, ठीक है। और चापोरी कहते हैं निम्न तटीय जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, जो रिवर बैंक्स हैं, उनको कहते हैं चापोरी। तो ये दोनों आपस में अपने शेप चेंज करते रहते हैं, इंटरचेंज करते रहते हैं। मतलब चार कभी चापोरी बन जाता है, चापोरी कभी चार बन जाता है। इस पूरे इलाके को मिला के कहते हैं चार चापोरी। और मियाँ समुदाय के लोग ज्यादातर कहां पर हैं? चार चापोरी में, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया 1826 में असम पर अंग्रेजों ने अधिकार किया और उसके साथ ही यह माइग्रेशन शुरू हो गया और 1947 और फिर मुक्ति संग्राम तक जारी रहा। मियाँ समुदाय की संस्कृति अलग है, जैसे कि उनके यहाँ एक मार्शल आर्ट पारंपरिक तौर पर चला आता है। मार्शल आर्ट की तरह का एक युद्ध कला है उनके पास, जिसको कहते हैं लाठी बरी, ठीक है। इसी तरह विभिन्न तरह के गीत गाए जाते हैं, जैसे नदी और अलग अलग चीजों पर गीत बने हुए हैं। जैसे नदी से जुड़ा गीत है भटियाली। मगन गीत बोलते हैं जो फसलों के लिए गाया जाता है। नोई खिलोर बोलते हैं जो बोट्स के लिए गाया जाता है या बोट्स पर गाया जाता है, ठीक है। अब समझिए कि विवाद क्यों है। विवाद की असली वजह है कि जब मियाँ संग्रहालय को प्रस्तावित किया गया, वो उस एरिया में प्रस्तावित किया गया कला क्षेत्र के परिसर में। कला क्षेत्र करीब 17.5 एकड़ में हेक्टेयर में फैला हुआ एक पूरा परिसर है, जिसमें तमाम तरह की बिल्डिंग्स हैं और जो असम के लोगों की संस्कृति, भाषाई पहचान, इन सब के संरक्षण और उसके उत्थान के लिए असम समझौते के तहत बनाया गया था, ठीक है। तो ये जो पेशकश है, कला क्षेत्र वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव के नाम पर बना है और गुवाहाटी में मौजूद है। यहीं इसी परिसर में बात हुई कि मियाँ संग्रहालय खोला जाए ताकि मियाँ समुदाय के लोगों की संस्कृति को संरक्षित किया जा सके। और इसी पर विवाद हुआ, क्योंकि सरकार का भी कहना था और वहाँ के लोगों का भी कहना था कि हम ये अलाउ नहीं कर सकते कि असम के लोगों की संस्कृति की सुरक्षा के लिए और उसके उत्थान के लिए जो कला क्षेत्र परिसर है वहाँ मियाँ समुदाय को के लिए म्यूजियम बनाया जाए, ठीक है।
चलिए, असम सरकार का जो रुख है वो मैंने बता दिया आपको कि मियाँ समुदाय की पहचान, भाषा और संस्कृति इतनी अलग है कि कला क्षेत्र में अलग म्यूजियम की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो असम से रिलेटेड है। अब श्रीमंत शंकरदेव के बारे में आपको यहाँ पर जानना होगा। बहुत ही फेमस व्यक्ति रहे हैं, और जब भी आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो श्रीमंत शंकरदेव का नाम आता ही आता है। और कला क्षेत्र के बारे में भी थोड़ा सा जानना होगा। पहले जानिए श्रीमंत शंकरदेव के बारे में। शंकरदेव जी वैष्णव संत थे। सबसे बड़ी बात, उन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया और नव वैष्णववाद आंदोलन के प्रवर्तक थे। ठीक है। महान कवि रहे, नाटककार बड़े रहे, संगीत में उनकी बहुत जबरदस्त पकड़ रही, नृत्य को लेकर उनकी विशिष्ट जानकारी रही, सामाजिक धार्मिक सुधारक के तौर पर उनकी पहचान रही। नव वैष्णव आंदोलन की शुरुआत उन्होंने की और उसका प्रचार प्रसार किया। ठीक। चलिए, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आप हमेशा पढ़ते हैं सत्रिया नृत्य। सत्रिया नृत्य की स्थापना शंकरदेव जी ने ही की थी। ठीक। इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है यूपीएससी में। सत्रिया नृत्य के बारे में भी जानिए। इसमें तीनों चीजों का सम्मिश्रण है, संगीत, नृत्य और अभिनय। ठीक है। इसे अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए डेवलप किया गया था। और अंकिया नाट क्या है? बेसिकली एक नाटक है। ठीक है, प्ले है। इस अंकिया नाट और सत्रिया नृत्य, ये दोनों याद रखिएगा, शंकरदेव जी के द्वारा डेवलप किया गया है। अब सत्रिया नृत्य में होता क्या है, पहले तो नाम समझिए। सत्रिया क्यों बोल रहे हैं? सत्र बोलते थे मठ को, सत्र मतलब मठ। तो वैष्णव धर्म से रिलेटेड सत्र या मठ की स्थापना शंकरदेव जी ने पूरे असम में और आसपास के इलाकों में किया था। उसी से बना है सत्रिया। सत्रिया नृत्य और अंकिया नाट। सत्रिया नृत्य में पौराणिक कथाओं का समावेश होता था और अंकिया नाट बेसिकली कृष्ण से संबंधित है। ठीक है, भगवान कृष्ण से संबंधित है। सत्रिया नृत्य में पारंपरिक कथाओं का समावेश, ये ध्यान रखना है। और इसी में संगीतबद्ध रचना बोर गीत का प्रयोग किया गया है। और बोर गीत भी किसकी रचना है? शंकरदेव जी की रचना है। इसमें पुरुष नर्तक को पाक कहते हैं और महिला नर्तिका को कहते हैं प्राकृत पाक। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात कि साल 2000 में संगीत अकादमी ने इसे शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया है, सत्रिया नृत्य को। अभी के जो आर्टिस्ट हैं इसमें फेमस रहे हैं हाल फिलहाल में, वो रामकृष्ण तालुकदार और कृष्णाक्षी कश्यप प्रमुख कलाकार रहे हैं। ठीक है। अब कला क्षेत्र सोसाइटी का गठन, जैसा मैंने बताया कि जब 78 से लेकर और 84-85 तक बहुत ज़्यादा तनाव हो गया, असम के लोगों ने वहाँ के डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में चेंज आने की वजह से एक बड़ा आंदोलन किया, वो वायलेंट भी हुआ। तब जाकर सरकार और बाकी पक्षों को मिलाकर एक समझौता हुआ जिसको बोलते हैं असम अकॉर्ड। असम समझौते की धारा 6 के हिसाब से जो प्रावधान थे कि असम की संस्कृति की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, उसके तहत कला क्षेत्र का गठन हुआ था। ये बात एक इंपॉर्टेंट बात है और मकसद मैंने बता दिया, असम की संस्कृति का संरक्षण और उत्थान। चलिए, सिद्धि समुदाय अगला चर्चा में क्यों है? 2020 में कर्नाटक विधानमंडल, मतलब कर्नाटक का जो विधान परिषद है, उसमें शांताराम बुदना सिद्धि बने पहले प्रतिनिधि। अब तक सिद्धि समुदाय से कोई पहला व्यक्ति जो प्रतिनिधि बना लेजिस्लेटिव में। ठीक है। तो सिद्धि समुदाय के बारे में थोड़ा जानना होगा। मूलतः अफ्रीका से संबंधित है ये समुदाय। ठीक है। इंडो अफ्रीकी आदिवासी समुदाय है। भारत और पाकिस्तान दोनों जगह ये लोग नृजातीय समूह हैं, पाए जाते हैं, निवास करते हैं। इनका कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र, अगर इंडिया की बात करें तो इन 3 स्टेट में ज्यादा हैं, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र में। और कर्नाटक की भी अगर बात करें, क्योंकि कर्नाटक विधानमंडल की बात हो रही है, तो उत्तर कन्नड़ जिले में ये लोग निवास करते हैं। ठीक है। शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में हैं और पीवीटीजी मैंने बताया था ना आपको कल,
पिछले वाले एपिसोड में मैंने पीवीटीजी ठीक से समझाया है। अगर आपने ठीक से न देखा हो या फिर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस एपिसोड 2 को देख लीजिए, उसमें पीवीटीजी के बारे में बताया गया है। देश में अभी 75 पीवीटीजी हैं, ठीक है। पीवीटीजी में ये अनुसूचित जनजाति शामिल है। अब ये आए कैसे इंडिया? 7वीं सदी के आसपास अरब लोगों ने इनको गुलाम के तौर पर इंडिया में वो लेकर चले आए। फिर जब पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, जो औपनिवेशिक काल था, उसमें भी गुलाम के तौर पर और सैनिक के तौर पर ये लोग इंडिया पहुंच गए और पाकिस्तान वाले इलाके में पहुंच गए। उस समय तो इंडिया ही था, ठीक है। इनको जनरली हबशी या फिर नीग्रो बोल देते हैं। आपने कई बार देखा भी होगा, ये लोग यहाँ रहते भी हैं। अब एक अंतर जो है कि भारत में ज़्यादातर जो सिद्धी समुदाय के लोग हैं वो सूफी मुसलमान हैं, लेकिन कर्नाटक में जो ज़्यादातर सिद्धी समुदाय के लोग क्या हैं, कैथोलिक हैं, ठीक है। आइए, ये एक तस्वीर है, सारे लोग सिद्धी समुदाय के हैं। अगली खबर है यानोमामी जनजाति, क्यों चर्चा में है? पहले तो ब्राजील के अमेजन वर्षावनों में ये लोग रहते हैं, ठीक है। तो ब्राजील के वर्षावनों में रहने वाली ये जनजाति है। इन्होंने भारत से एक भावनात्मक अपील की। अपील क्या की कि इनके इलाके में जहाँ ये लोग रहते हैं वहाँ सोने की बहुत सारी खदानें हैं, वहाँ खनन होता है सोने के लिए, गोल्ड माइंस हैं। इन लोगों ने इंडिया से अपील की कि भारत की सरकार और जो कंपनियां यहाँ से सोना इंपोर्ट करती हैं वो यहाँ से सोना ले जाना, खरीदना बंद कर दें, क्योंकि ये ब्लड गोल्ड है, उनके खून से सना हुआ सोना है, ठीक। असल में 80s के आसपास इस पूरे इलाके पर सोना का कारोबार करने वाले, खनन करने वाले लोगों ने कब्जा कर लिया और एक रिपोर्ट ऐसी आई कि यहाँ से सोना अवैध रूप से इंडिया समेत पूरी दुनिया में बेचा गया। इंडिया को भी बड़ी मात्रा में बेचा जा रहा है। तो इन्होंने एक वीडियो के जरिए, समुदाय के एक व्यक्ति ने एक वीडियो के जरिए ये अपील की इंडिया से कि प्लीज़ आप खरीदना बंद कर दीजिए क्योंकि ये ब्लड गोल्ड है, ठीक है। ये यानोमामी जनजाति के लोग हैं। जनरली यानोमामी जनजाति के लोग बहुत वायलेंट होते हैं और पूरे इनकी हिस्ट्री देखिएगा तो बहुत सारे यानोमामी जनजाति के बहुत सारे लोग स्ट्रगल में मारे गए, वायलेंट स्ट्रगल में मारे गए, हिंसा बहुत ज़्यादा करते हैं। ये रहते कहाँ हैं? उत्तरी ब्राज़ील और दक्षिणी वेनेजुएला, खास करके जो ब्राज़ील और वेनेजुएला के सीमाई इलाके हैं वहाँ के अमेज़न वर्षावनों में और पहाड़ों में ये निवास करते हैं। दक्षिण अमेरिका के एकांत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति ये है, ठीक है। जो संस्था इनके लिए काम कर रही थी उसने ये एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें बताया गया था कि एकांत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति है। माना यह जाता है कि 15,000 साल पहले ये लोग बेरिंग स्ट्रेट को पार करके एशिया से गए थे। कहां? उत्तरी अमेरिका। चलिए, बाद में फिर दक्षिण की ओर यात्रा करके ये लोग पहुंच गए दक्षिण अमेरिका के अमेज़न के जंगलों में और वहीं रहने लगे। ये लोग जिन घरों में रहते हैं उनको कहते हैं यानोस या फिर शाबोनोस। अब ये यानोस और शाबोनोस की खासियत क्या है कि ये लोग छोटे छोटे या बड़े बड़े गांव में रहते हैं। एक गांव में 50 से लगभग 400 लोग तक रहते हैं। लेकिन इन घरों की खासियत ये है कि अगर एक गांव है, मान लीजिए 400 लोग हैं, तो एक यानोस या शाबोनोस जो होगा वो एक ही छत होगा और एक ही छत के नीचे 400 लोग रहेंगे। ये इनकी खासियत है। इनमें कोई मुखिया नहीं होता, ये सारे लोगों को बराबर मानते हैं। तो यानोस की जो संरचना है उससे आप समझ सकते हैं कि ये सबको बराबर मानते हैं। इसमें मुखिया वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रमुख वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली बागवानी करते हैं और झूम कृषि करते हैं, स्लैश एंड बर्न मेथड समान मानते हैं, मैंने बता दिया, और मुखिया या प्रमुख नहीं होते। इनमें एक ट्रेडिशन है कि जो शिकार करेगा वो मीट नहीं खाएगा, वो दोस्तों को और फैमिली मेंबर्स को बांट देगा और इसी तरीके से फिर उसको भी मिलेगा कोई अगला शिकार करेगा। तो इस बीच ये और चर्चा में इसलिए रहे मीडिया में खास तौर पर कि बहुत सारी खबरें आई कि ये वो जनजाति है जो दाह संस्कार बड़ी अलग तरीके से करती है। ये क्या करते हैं लोग, ये जो मर जाते हैं अपने ट्राइब के लोग,
उनके लाश को खाते हैं। तो इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा मीडिया में रिपोर्ट्स आई। ठीक, इनके सभी निर्णय लंबी चर्चा और बहस के बाद सर्वसम्मति पर आधारित होते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से, एक तरीके से समझिए, निर्णय लेते हैं। इनकी भाषा है ग्जिरियाना या फिर यानोमामन। ठीक है, चलिए, एक इंपॉर्टेंट बात है कि साउथ अमेरिकन इंडियन भी कहा जाता है यानोमामी को। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, साउथ अमेरिकन इंडियन कहा जाता है यानोमामी को। ब्राजील के कुछ पॉपुलर ट्राइब्स के बारे में मैंने यहां लिख दिया है, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, फिर भी एक बार सुने रहिए कि कहीं आ जाए तो याद रहे। जैसे गुरानी है, काइंगेंग है, पैटेक्सो है, तुपिनाम्बा है, टिकुना है और अंकुत्सु है। ठीक, एक इंपॉर्टेंट और बात है कि ब्राजील के डेवी कोपेनावा, इनको इस ट्राइब के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए एक पुरस्कार दिया गया, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2019। और इस अवार्ड को क्या कहते हैं? स्वीडन्स अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिए। कभी कभी यूपीएससी पीछे से भी किसी खबर, अभी की किसी खबर में बैकग्राउंड में कोई चर्चा में बात रही हो तो उससे भी सवाल बना देती है, तो इसको ध्यान रखिए। डेवी कोपेनोवा, इनको किस लिए? यानोमामी जनजाति के लोगों के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया? राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2019। और राइट लाइवलीहुड अवार्ड को क्या कहते हैं? स्वीडन्स अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज। ठीक, नेक्स्ट, कतकारी जनजाति। कतकारी जनजाति क्यों बोलते हैं पहले इनको? ये लोग कत्था का काम करते थे, कत्था बनाते थे और बेचते थे, तो इसीलिए इनका नाम हो गया कतकारी। ठीक है, चलिए, चर्चा में क्यों हैं ये? ट्राइफेड के बारे में आपने सुना होगा, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ट्राइफेड किसके अंतर्गत काम करता है? जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली एक संस्था है। और ट्राइफेड द्वारा संचालित है प्रधानमंत्री वन धन योजना, जिसके जरिए गिलोय का मार्केटिंग करने के लिए समुदाय के लोग एकजुट हुए और खबरों में आए। बहुत बड़ी मात्रा में इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है गिलोय की मार्केटिंग के लिए। तो तीन बातें इसमें ध्यान रखिएगा, ट्राइफेड जो कि जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत है, और प्रधानमंत्री वन धन योजना के अंतर्गत इन लोगों ने गिलोय की मार्केटिंग के लिए ये लोग एक जगह आए। ठीक, नेक्स्ट, ये है गिलोय, आजकल खूब चर्चा में है जब से कोविड वाला इन्फेक्शन शुरू हुआ है। इनको कथोड़ी भी कहते हैं। कथोड़ी क्यों कहते हैं? वही कत्था बनाने और बेचने की वजह से इनको कतकारी या फिर कथोड़ी कहते हैं, तो दोनों में से कोई भी आ जाए। मुख्य स्थान इनका महाराष्ट्र और गुजरात है, लेकिन मेजॉरिटी में ये महाराष्ट्र में रहते हैं, गुजरात में बहुत कम रहते हैं। पीवीटीजी में से एक हैं, ये बात ध्यान रखिए। रोडेंट खाने वाली जनजाति है, बहुत कम इंडिया की ऐसी जनजाति है जो रोडेंट खाती है, चूहे खाती है, खरगोश वगैरह, जो रोडेंट मतलब कुतरने वाली जो प्रजातियां हैं। और एक सांस्कृतिक उत्सव ये मनाते हैं, उसका नाम है उंदीर नवमी, जो रोडेंट्स को ही समर्पित है। ठीक है, रोडेंट्स खाते भी हैं और रोडेंट्स को समर्पित क्या है? उंदीर नवमी। गिलोय के बारे में जाने रहिए। गिलोय एक औषधि के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, आयुर्वेद में तो आजकल खूब प्रचलित है। इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में बुखार वगैरह हो जाता है, मलेरिया का बुखार या अन्य बुखार में, तो गिलोय दिया जाता है। और इसको आयुर्वेद में कहते हैं गुडुची। ठीक है, और इसका बॉटेनिकल नाम भी याद रखिए, टिनोस्परा कॉर्डिफोलियो। तो तीन नाम हो गए ना, गिलोय, गुडुची, टिनोस्परा कॉर्डिफोलियो। ठीक है, बुखार की दवा और इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, मनकीडिया जनजाति। मनकीडिया जनजाति क्यों चर्चा में है? दो वजह से चर्चा में है। पहला, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में आग लगी थी फरवरी 2021 में, आपको ध्यान पर होगा, ओडिशा में बहुत ही भीषण आग लगी थी। उसमें इन लोगों की आजीविका खत्म हो गई। पीवीटीजी में शामिल दो जनजातियां, मनकीडिया और खड़िया, इन लोगों की आजीविका खत्म हो गई, इस वजह से ये चर्चा में रहे। और दूसरा कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में इनके रहने के अधिकार को लेकर एक विवाद हुआ था और उसे राज्य सरकार ने खत्म कर दिया था। किस बेस पर? कि इन पर जंगली जानवर, बाघ
अटैक कर सकते हैं, इसलिए इनको कहा गया था कि आप सिमलीपाल टाइगर रिजर्व से बाहर बसिए तो ज़्यादा बेटर है। उसको लेकर भी चर्चा में थे। ठीक, आइए मनकेडिया के बारे में जान लेते हैं। सिमलीपाल के जंगल में ये सियाली रेशा और शहद इकट्ठा करते हैं। जंगली शहद और सियाली फाइबर क्योंकि मौसमी हैं, तो क्या हुआ, जंगल में आग लग गई और इनकी आजीविका खत्म हो गई, संकट आ गया। नेक्स्ट, मनकेडिया जनजाति के बारे में जानिए। खानाबदोश आदिवासी समूह है और ओडिशा में रहता है, जैसा मैंने बताया। पीवीटीजी में वर्गीकृत है। देखिए पीवीटीजी कितनी बार आ रहा है, एपिसोड 2 में मैंने पीवीटीजी ठीक से समझाया था, उसको ठीक से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट, ये समूह जो है छोटा नागपुर क्षेत्र में बिरहोर जनजाति की एक शाखा है और मनकेडिया नाम पड़ा है उड़िया शब्द माकड़ से। माकड़ का मतलब होता है बंदर पकड़ने में जो लोग एक्सपर्ट होते हैं उनको माकड़ कहते हैं, और उसी से क्या नाम पड़ गया, मनकेडिया। ठीक है। सिमलीपाल नेशनल पार्क, क्योंकि अब मनकेडिया की वजह से सिमलीपाल को भी जानना होगा। सिमलीपाल नेशनल पार्क के बारे में छोटा सा इंफॉर्मेशन रखिए कि मयूरभंज जिले में है। नेशनल पार्क भी है, हाथी अभयारण्य भी है और टाइगर रिजर्व भी है। बेसिकली हाथी अभयारण्य के भीतर ही नेशनल पार्क है। और टाइगर रिजर्व कब बना है? ये टाइगर रिजर्व बना है 1956 में। ठीक है। यहां सेमल या लाल कपास बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और सेमल बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाने के कारण इसका नाम क्या है, सिमलीपाल। ठीक, चलिए अगली खबर है। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में सिंगापुर की हॉकर संस्कृति शामिल। 3 बातें ध्यान रखिए इसमें। एक तो ये सूची मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची, जो कौन जारी करता है, यूनेस्को। ठीक है। दूसरी बात सिंगापुर, और तीसरी बात कौन शामिल हुआ है, हॉकर संस्कृति। हॉकर संस्कृति मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधि सूची में। और 1970 के दशक में सिंगापुर द्वीप को साफ करने के प्रयास में एक जीवंत संस्कृति है हॉकर। ठीक है। स्थापित कब हुई थी? 70 के दशक में। सिंगापुर द्वीप को साफ करने के मकसद से बनी हुई संस्कृति। चलिए, ये किन लोगों ने मिलकर डेवलप किया इस कल्चर को? स्ट्रीट फूड तैयार करने वाले लोग, सामुदायिक भोजन कक्ष में भोजन करने और मिलने जुलने वाले लोगों ने मिलकर तैयार किया है। स्थानीय लोगों को कई प्रकार के सस्ते और बिना तामझाम के व्यंजन परोसने के साथ साथ एक सामाजिक व्यवस्था प्रदान करना इनका मकसद था। इसमें मुख्य बात है हॉकर संस्कृति, ध्यान रखिए, सिंगापुर से। और इस लिस्ट का नाम ध्यान रखिए। ये है तस्वीर हॉकर संस्कृति से जुड़ी हुई। चलिए, अब इसमें इस सूची के बारे में क्या बात है खास कि 2008 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा पर कन्वेंशन हुआ था यूनेस्को का, और इसी में यह सूची स्थापित की गई थी। यह प्रतिष्ठित सूची उन अमूर्त विरासतों से मिलकर बनी है जो सांस्कृतिक विरासत की विविधता को प्रदर्शित करती हैं, वेरिएशन को, और इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करती हैं। भारत में भी इसी तर्ज पर संस्कृति मंत्रालय ने एक सूची बनाई है अपने विजन 2024 के तहत, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची। तो अब यह ध्यान रखिएगा कि कहीं आ जाए अमूर्त विरासत की राष्ट्रीय सूची इंडिया के संदर्भ में, यह अलग सूची है, ये विजन 2024 के अंडर में है। और ये जो सूची है ये यूनेस्को की सूची है, सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची। आइए अब एक हम लोग विश्व धरोहर स्थल वाली सूची पढ़ते हैं, वो मूर्त विरासत स्थलों की सूची है। ये अमूर्त विरासत सांस्कृतिक विरासत स्थलों की सूची है। तो भारत की 13 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें यूनेस्को की सूची में शामिल हैं, जैसे कि योग हो गया, वैदिक जप की परंपरा हो गई, इसी तरह कुंभ मेला हो गया, छऊ नृत्य हो गया, मुदियट्टू हो गया। ये सब किस में शामिल हैं? 13 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं भारत की जो यूनेस्को के इस लिस्ट में शामिल है। ठीक है, चलिए अब अगली खबर क्या है। पूर्वोत्तर में, नॉर्थ ईस्ट में कुछ जियो टूरिज्म साइट्स की पहचान की गई है। जीएसआई यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने
पूर्वोत्तर में जियो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कुल 12 साइट्स की पहचान की है। किस तरह की साइट्स की? जियोलॉजिकल साइट्स की। अब हम क्या करेंगे, इन 12 साइट्स में से जो महत्वपूर्ण हैं उनको एक एक करके देख लेंगे, उनकी तस्वीरें देख लेंगे ताकि हमें याद रहे और उनकी कुछ विशेषताएं जान लेंगे। पहला क्या है? पूर्वी खासी जिले यानी मेघालय में मामलुह गुफाएं। मामलुह गुफाएं, ठीक है। इन गुफाओं के जरिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है? मेघालय युग के बारे में जानकारी मिलती है। मेघालय युग बीच में खूब चर्चा में रहा है। आइए मेघालय युग के बारे में भी थोड़ा जान लें। पहले देखिए मामलुह गुफाएं ये हैं। तस्वीरें इसलिए देख लीजिए ताकि कहीं एग्जामिनेशन हॉल में मामलुह गुफाएं आ जाएं तो आपको ध्यान पे आए कि हाँ तस्वीरें देखी थी मैंने, और उस समय कंटेक्स्ट भी याद आ जाएगा। मेघालय युग वैज्ञानिकों ने पिछले 4200 सालों की अवधि को कहा है मेघालय युग, ठीक है। और वैज्ञानिकों का क्या मानना है कि इस दौरान सूखे की घटनाएं बहुत ज्यादा हुई, जिसमें मिस्र, मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी सभ्यता ये लगभग खत्म हो गई। किस वजह से? सूखे की घटनाओं की वजह से मेघालय युग के दौरान, ठीक है। अब मॉबलेई या गॉड्स रॉक, ये भी मेघालय से संबंधित है। तो एक तो मामलुह गुफाएं हो गई मेघालय की, दूसरी मेघालय के मॉबलेई या फिर गॉड्स रॉक भी इस लिस्ट में शामिल है। वहराशी नदी घाटी में ये गॉड्स रॉक हैं, ठीक है। इनकी खासियत क्या है? ये 45 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, अभी हम तस्वीर देखेंगे। और ये चट्टान क्रिटेशियस युग के खासी ग्रुप से संबंधित है। ये है गॉड रॉक, इसका एंगल क्या है? ये 45 डिग्री पर झुके हुए रॉक है, ठीक है। ये मेघालय में है। चलिए मेघालय से ही थेरी घाट, तो अब तीसरा हो गया मेघालय से। मामलुह गुफाएं, गॉड्स रॉक, थेरी घाट। थेरी घाट को भी इस लिस्ट में जगह मिली है। ये क्रिटेशियस युग और पैलियोजीन युग के बीच की अवधि से संबंधित है। इसमें बहुत सारी चीजें आपको याद नहीं रहेंगी, खास करके युग, ठीक है, लेकिन ध्यान पर रखने की कोशिश कीजिएगा। असम में फिर माजुली द्वीप, उमानंदा द्वीप जियो टूरिज्म साइट्स में शामिल है। माजुली द्वीप का जब जिक्र आए तो अभी जो हमने खबर कलाक्षेत्र परिसर वाली देखी है, माजुली पहले तो दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीपों में से एक है, और दूसरा इसी द्वीप पर क्षत्रिय और वैष्णव धर्म के मंदिरों के लिए भी ये चर्चित है। अभी कलाक्षेत्र वाला पढ़ रहे थे हम क्षत्रिय नृत्य के बारे में, वही क्षत्रिय है ये। चलिए माजुली द्वीप ये है। नेक्स्ट, अगरतला त्रिपुरा से कुछ दूरी पर चबीमुरा स्थल है। तो अब मेघालय से बाहर निकल गए, त्रिपुरा में कहाँ है? अगरतला से कुछ दूरी पर एक चबीमुरा स्थल है, वो भी शामिल हुआ है। चबीमुरा में एक पहाड़ी की ढाल पर कुछ देवी देवताओं को उकेरा गया है, और इस जगह पर शिव, विष्णु, कार्तिकेय और दुर्गा की आकृतियां बनी हुई हैं। देखिए ये है चबीमुरा स्थल, इस तरह से उकेरा गया है और इस पर देवी देवताओं की जो आकृतियां हैं वो उकेरी गई हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, पहाड़ी की ढाल पर है उकेरी गई आकृतियां, भगवान शिव, विष्णु, कार्तिकेय और दुर्गा, ठीक है, और त्रिपुरा से रिलेटेड है। अब त्रिपुरा में अगला है उनाकोटी रॉक कट साइट, ठीक है। इसका निर्माण हुआ है 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच, और ये रॉक कट शैव तीर्थ दर्शन के लिए जाने जाते हैं। इसमें बहुत सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होंगे, तो उसमें आर्ट एंड कल्चर में बहुत कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को ध्यान पर रखना होता है, ये भी आप मानकर चलिए, ठीक है। ये है उनाकोटी रॉक कट। चलिए सिक्किम का स्ट्रोमेटोलाइट पार्क, हमने मेघालय पढ़ लिया, त्रिपुरा में पढ़ लिया 2, सिक्किम आ जाइए। सिक्किम में स्ट्रोमेटोलाइट पार्क भी इन 12 जगहों में शामिल है। स्ट्रोमेटोलाइट डेवलपमेंट मतलब शैवालों की विकास प्रक्रिया से संबंधित है ये, ठीक है। यहाँ कुछ बड़े बड़े पत्थर हैं जिन पर गोल आकृतियां बनी हुई हैं। ये पत्थर बुक्सा चट्टान निर्माण प्रक्रिया से संबंधित हैं, और सिक्किम हिमालय के शुरुआती जीवन के कुछ इसमें साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। ये जब आपको PDF मिलेगा उसमें भी एक बार देख लीजिएगा। ये है स्ट्रोमेटोलाइट पार्क,
ठीक है, शैवाल के डेवलपमेंट से संबंधित है। देखकर ही आपको समझ में आ रहा होगा, इसी पर आकृतियां उकेरी बनी हुई हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त कौन कौन से साइट्स शामिल हैं? अरुणाचल प्रदेश में है सांगेसार सो वाटर बॉडी, मणिपुर का लोकटक झील जो कि बहुत फेमस है, मिजोरम में रिएक लांग पहाड़ी और नागालैंड में नागा हिल ओफियोलाइट। ठीक है, जीएसआई के बारे में जाने रहिए। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1851 में इस्टेब्लिश हुआ था, और इस्टेब्लिश किस लिए हुआ था कि रेलवे के लिए इसको कोयला के जो डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ हैं इसका पता लगाना था 1851 में। अभी खनन मंत्रालय के अंडर में है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता में। अब सांगेसार सो वाटर बॉडी कहां पे था? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, रिएक्लांग पहाड़ी। अगली जो खबर है ये है यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स। अभी तक इंडिया का कोई भी साइट यूनेस्को जियो ग्लोबल पार्क्स में शामिल नहीं है और अभी तक इसमें 161 जगहें शामिल हैं। ठीक है, लेकिन इंडिया का कोई भी नहीं है। तो एक कोशिश इंटेक द्वारा किया गया है। विशाखापट्टनम, इंटेक क्या है? द इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। इसके द्वारा एक कोशिश की जा रही है कि विशाखापट्टनम का एरामट्टी डिबेलू, रेत के लाल टीले को बोलते हैं एरामिट्टी डिबेलू। ठीक है, प्राकृतिक चट्टानिया संरचना, प्राचीन बोरा गुफाएं और ज्वालामुखी राख से बने स्थल। तो 4 चीजें हो गई। इनको कहां शामिल कराने की बात हो रही है? यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स के रूप में मान्यता दिलाने की कोशिश की जा रही है। तो इन 4 चीजों को भी ध्यान पे रखिए। कौन कौन से हैं? विशाखापत्तनम से जुड़ा हुआ है एरामाटी डिबालू, रेत के लाल टीले, प्राकृतिक चट्टानिया संरचना हो गया दूसरा, बोरा गुफाएं हो गए तीसरा, और चौथा क्या है? ज्वालामुखी राख से बने स्थल। भारत का एक भी स्थल इस नेटवर्क में नहीं है। अब एक एक करके जरा इन सबको देख लेते हैं तस्वीरें। एरामिट्टी डिबालू, ठीक है, ये बेसिकली लाल रेत के टीले हैं। इनका करीब करीब 2 किलोमीटर तक प्रसार होता है, 200 मीटर से लेकर 2 किलोमीटर तक, और तट के पास कभी कभी 5 किलोमीटर तक का इसी तरीके की संरचना आपको मिलती है। ठीक है, ये सिर्फ दक्षिण एशिया में 2 ही जगह, भारत और श्रीलंका, 2 ही जगह मिलते हैं और अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। एरामिट्टी डिबालू यानी तटीय रेत के लाल टीले। ठीक है, कहां है? विशाखापत्तनम और भीमुनिपत्तनम के बीच। विशाखापत्तनम और भीमुनिपत्तनम के बीच स्थित हैं। ये प्राकृतिक रूप में बने हुए हैं। ठीक है, माना जाता है कि 12,000 साल से भी अधिक पुराना है यह स्थल। इन्हें 2014 में नेशनल जियो हेरिटेज साइट, कब? 2014 में घोषित किया गया राष्ट्रीय भू विरासत स्थल, और 2016 में आंध्र प्रदेश ने इसको प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दिया था। रेत के लाल टीले कहां कहां पाए जाते हैं? भारत में तमिलनाडु में तेरी सैंड्स कहे जाते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश में मैंने बता दिया एरामिट्टी डिबालू, और श्रीलंका में पाए जाते हैं जिनको कहते हैं रेड कोस्टल लैंड्स, और पूरे साउथ एशिया में ये भारत और श्रीलंका 2 ही जगह पाए जाते हैं। नेक्स्ट, रेत के लाल टीले वाले क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप की वजह से, खुदाई की वजह से और गंदगी इत्यादि की वजह से अपरदन को बढ़ावा मिल रहा है, इसलिए इनका संरक्षण बहुत जरूरी है। चलिए, ज्वालामुखी राख स्थल। इंडोनेशिया में 73,000 साल पहले ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। उस विस्फोट का नाम था टोबा ज्वालामुखी विस्फोट। तो माना जाता है कि टोबा ज्वालामुखी विस्फोट का जो निक्षेप था वही डिपॉजिट है ज्वालामुखी राख स्थल। कहां पर है? आंध्र प्रदेश के अराक में स्थित है। ठीक है, बोरा गुफाएं, बोरा केव्स 1807 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज ने यह खोजा, और इन गुफाओं में 2 संरचनाएं जो ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं मिलती हैं, स्टैलेक्टाइट और स्टैग्मेटाइट। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना स्टैलेक्टाइट और स्टैग्मेटाइट। तो ये संरचनाएं कहाँ पाई जाती हैं? बोरा केव्स में पाई जाती हैं। ये है स्टैलेक्टाइट और स्टैग्मेटाइट की संरचना। सीधे सीधे ध्यान रखिए, स्टैलेक्टाइट में है सी और स्टैग्मेटाइट में है बीच में जी, यानी ये सीलिंग और ये ग्राउंड।
तो स्टैलेक्टाइट इस संरचना को बोलते हैं। मिनरल का ऐसा डिपॉजिट है जो हैंग है, लटका हुआ है, तो ये स्टैलेक्टाइट है। और ग्राउंड से जो है वो स्टैग्मेटाइट है। तो ये मिनरल का डिपॉजिट जो ग्राउंड पर है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्टैग्मेटाइट। ये कहाँ मिल रहे हैं? बोरा केव्स में मिल रहे हैं, इसलिए बोरा केव्स की खासियत में से हैं। गुफाओं का निर्माण बहुत साल पहले जल की गतिविधि से हुआ है और इसमें गोस्थानी नदी का बहुत बड़ा योगदान है। तो गोस्थानी नदी आप ध्यान रखिएगा। गुफाएं मूल रूप से कास्ट यानी घुले हुए चूने की जो चट्टानें हैं, चूने के पत्थर से बनी हुई हैं और भारत की सबसे गहरी गुफाओं में से एक है, मानी जाती हैं कि भारत की सबसे गहरी गुफाएं ये हैं बोर्रा गुफाएं। ठीक है, चलिए अब प्राकृतिक चट्टानीय संरचनाएं क्या होती हैं? पूर्वी घाट में थोटला कोंडा बौद्ध स्थल है। थोटला कोंडा बौद्ध स्थल के सामने मंगामरीपेटा तट पर यह एक रॉक आर्क है। तो उम्मीद है आपको यह एपिसोड भी अच्छा लगा होगा और इससे आपको जरूर फायदा होगा। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। पढ़ाई कीजिए, परीक्षा बहुत नज़दीक है, खूब जमकर तैयारी कीजिए और जल्दी से रिजल्ट निकालिए। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।